जय हिंद। आज हमारे साथ हैं एक बेहद ख़ास मेहमान, मेजर जनरल शौनान सिंह। आप वीर चक्र अवार्डी हैं और आपकी एक पहचान और भी है, आप शहीद आज़म भगत सिंह के भतीजे भी हैं। इनके पिता रणवीर सिंह जी भगत सिंह जी के छोटे भाई थे। जनरल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आपने समय दिया आज इस गुफ्तगू के लिए। बात सीधे शुरू करते हैं जी। सबसे पहले तो ये कि मुझे आपका जो नाम है वो थोड़ा सा अनयूजुअल लगता है, शौनान। तो इसका मतलब थोड़ा सा सर समझाएं, उसके बाद आगे बात बढ़े। नेताजी ने रंगून में जब आ गई उनकी इंटरनेशनल आर्मी, तो एक रेडियो स्टेशन बनाया, उसका नाम उन्होंने शौनान के नाम से रखा। वो मुझे बाकी कहानी तो जैसी लोगों ने बताई वैसे पता है, मैं उसको चेक भी करा लॉग अपना गूगल के थ्रू एंड अदर्स। आई कुडंट रीच एनी बिकॉज द स्पेलिंग्स मस्ट बी डिफरेंट, बट देयर वाज अ पर्सन who destroyed Prince of Wales by diving his aircraft into the chimney of that. Okay. His name was starting with them. At that time, the idea of kamikaze pilots was not there. His action brought that idea into the Japanese Army, Navy, Air Force thinking. So his name was like Shonan, I think either CHEO or whatever the Japanese name. So it has got mixed up and has become Shonan. So my father was very keen that something to do with the Britishers or against them, my son's name should belong to that. So he named me as Shonan Singh, listening to the news from that radio station. Shonan. And he even named my sister as Ifkara, which means spark. Spark in Russian language. Spark. Okay. Skara. Okay. So it's just Skara. Nothing before, nothing after that. So you are two siblings. Two siblings, yes. And name of the two that were given by your father had special meaning. Special meaning, yes. बहुत बढ़िया। आपका जन्म कब हुआ जनरल साहब? नवंबर 1950। नवंबर 1950। जी। बहुत बढ़िया। जब देश आज़ाद हुआ, बंटवारा हुआ, आपका परिवार बंगा से यहाँ आपके पैतृक गांव आ गया खटकड़ कलां। उसके बाद परिवार कैसे आगे बढ़ा? कई भाई थे, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। ऐसा था कि 1947 में जब वहाँ से आए, वहाँ से बॉर्डर तक और ऑलमोस्ट टू अवर एंसेस्टर विलेज, पाकिस्तान आर्मी ब्रॉट द फैमिली ट्रक में। दे ब्रॉट दे एक्चुअली रिक्वेस्टेड द फैमिली टू स्टे पुट, बट दे डिड नॉट। दे सेड कि नहीं, हम वहाँ वापस आएंगे। सो हिस्ट्री बिलोंग्स देयर, सो दे केम हियर। यहाँ पे आने के बाद, इनफैक्ट इन माय ग्रैंडफादर्स टाइम, सरदार किशन सिंह टाइम, द फैमिली हैड गॉन दैट साइड thinking that land is not enough in Jalandhar. So but बंटवारा होते होते वो कम रह गई. So the fact that because of that we had gone there, so when we came back the land was still same. So my father thought that it is not worth living here. So he along with his younger brother moved up, moved forward, and they went to Tarai area in then Nainital district, later Udham Singh Nagar, and he got 100 acres of land allotted. And on that land, this was not because we came from Pakistan or belong to that family. वहाँ पे जंगल था, शेर होते थे, बाकी कुछ है, तो वहाँ कोई बसता ही नहीं था। जी। तो वहाँ पे काफ़ी सिखों ने उस जगह पे ज़मीन ली थी, तो मेरे फादर ने भी ले ली। तो वहाँ पे उन्होंने वो 100 एकड़ ज़मीन ले ली और वहाँ पे फिर हमने अपना परिवार जो है हमारा शुरू हुआ वहाँ पे। Okay, so this allotment of land of 100 acre near Udham Singh Nagar, it was not because of the sacrifices made by the family or because of the migration from Pakistan to this area. It was because uncultivated land, jungle land, totally jungle land. वहाँ पे काफ़ी शेर वगैरह को, जो उसके जिम कार्बेट नेशनल पार्क का एक्सटेंशन भी था ये, और ये काफ़ी पानी वगैरह रहता था वहाँ पे, खेती वगैरह मुश्किल थी करनी। तो वो 100 एकड़ उनको वहाँ मिल गई। तो उसके बाद काफ़ी मेहनत लगी उसको आबाद करने में, एंड दे डिड इट, एंड इट इज़ वेरी फर्टाइल लैंड टुडे। जी। तो आपके पिताजी रणवीर सिंह जी और आपके चाचा राजेंद्र सिंह जी, दो परिवार, दो भाई उधम सिंह नगर पहुंच गए, और इनसे बड़े दो कुलतार सिंह जी और कुलबीर सिंह जी। कुलतार सिंह कुलबीर सिंह शुरू में तो इकट्ठे रहे कुछ टाइम पे जलंधर में, उसके बाद कुलतार सिंह में सहारनपुर में आके बस गए। वहाँ पे वो जैन डिग्री कॉलेज के पास उनका भगत निवास है, ज़मीन वगैरह भी है।
हाँ हाँ और जो बड़े भाई थे सरदार कुलबीर सिंह, जी जी वो शुरू में फिरोजपुर में रहे हाँ हाँ और उसके बाद वो यहाँ फरीदाबाद में आके उन्होंने अपना रहाइश बना ली, जी वो जी फरीदाबाद में रहे। तो अब कुलबीर सिंह जी भाई तो खैर ये कोई भी नहीं रहे, सारे चले गए, बहुत समय हो गया। जो कुलतार सिंह हैं उनके दोनों बेटे जिंदा हैं। उनके दोनों हाँ, से। दोनों बेटे लॉयर हैं हाँ और सहारनपुर में ही रहते हैं। हम्म। और उनकी सबसे बड़ी बेटी जो है वो गुजर गई, वो इंग्लैंड में रहती थी। हाँ और मेरे फादर ने तो 2 ही बच्चों के बाद मेरी मदर का ऑपरेशन करवा दिया था। ये मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके पिताजी के बारे में जितना मैंने भी सुना पढ़ा है, वो एक बेहद एग्जाम्पलरी लाइफ जिए और उस जमाने में शायद समय से बहुत आगे थे। थोड़ा सा उनके बारे में बताइए, बहुत कम जानते हैं लोग उनके बारे में। वो एक शायराना जिंदगी जीते थे। अच्छा, अल्लामा भगत सिंह से हाँ, कितने छोटे थे? 18 साल छोटे थे। 18 साल छोटे थे। पहले जब उनको घर वालों ने बोला शादी कर लो तो उन्होंने मना कर दिया, बोलते मैं शादी आज़ादी के बाद करूँगा। अच्छा जी। और जब आज़ादी आ गई तो उन्होंने बोला कि मैं शादी किसी विधवा से करूँगा। किसी विधवा से करूँगा। हाँ, उस ताकि जमाने में उन्होंने कहा अगर विधवा से शादी करूँगा तो मुझे तो नहीं शादी चाहिए, कम से कम उसकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। क्या बात है। तो उन्होंने, मेरी मदर विधवा थी, उनके हस्बैंड जो थे वो यंग एज में ही किसी बीमारी से लुधियाना में गुजर गए थे। कहाँ की रहने वाली थी मेरी आपकी माँ? मदर जो उनके पेरेंट्स थे वो लखनऊ कानपुर के थे। कानपुर के थे। कानपुर में उनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री हुआ करती थी एल्यूमिनियम के बर्तन वगैरह की, अच्छा। जो कि आज़ादी के बाद ख़त्म हो गई क्योंकि ख़रीदारी नहीं है उसकी। हाँ हाँ। तो मेरी मदर जो थी वो वहाँ पे कॉलेज में पढ़ती थी लाहौर में। अच्छा जी, लाहौर में हाँ, पढ़ती थी, लाहौर में कानपुर पढ़ती के रहने वाले थे। नाम तो क्या था आपकी माँ का? शादी लुधियाना में, लीलावती। लीलावती। हाँ, शादी लुधियाना में हुई थी। जी जी रहती फिर लाहौर में पढ़ती थी। तो मेरे फादर एक बार अंडरग्राउंड थे तो उस लड़कियों के हॉस्टल में छुपे थे। अच्छा, तो तो ये तो घटना फिर आज़ादी के बाद पहले की या पहले की? छुपे थे। तो उस समय मेरी मदर से उनकी बातचीत हुई, फिर मेरी मदर उनको फाइनेंशियली सपोर्ट भी करती रही उनकी हरकत। अच्छा, तो सारा ही परिवार लगा रहा इस काम में आज़ादी के? जी जी। मेरे फादर, हमारी फैमिली में 10 में जो 14 साल का हो जाता था इंक्लूडिंग मी, हाँ। तो सीआईडी वाले फॉलो करने लगते थे। अच्छा। वो फिर हिसाब रखते थे। हाँ, 2 आदमी रहते थे। हाँ, सो माय फादर वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट। ही सेड कम से कम तुम्हारी सिक्योरिटी तो देख रहे। तो he got to know her then, and then he kept it in mind and he said that I'll get married to a widow. So then he proposed and she agreed. तो उनकी शादी के लिए दोनों तरफ के घर में कोई तैयार नहीं हुआ। अच्छा जी। तो सरदार भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह, हाँ हाँ जो कि कई साल बाहर रह के आए थे, हाँ जी हाँ जी। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर में गुरु ग्रंथ साहब को टेबल पे रख के अच्छा, उन दोनों की शादी करवा दी। तो ये आज़ादी से पहले बाद हो में, गई? आज़ादी के बाद 15 अगस्त को तो सरदार अजीत सिंह जी नहीं, चले लेकिन गए। तब आज़ादी डिक्लेयर हो गई थी कि हो जाएगी 43 में आज़ादी हो जाएगी। आज़ादी से कुछ दिन पहले? कुछ दिन, 4-5 महीने पहले। ठीक है। तो उन्होंने वो उनकी शादी वहाँ पे करवा ठीक दी है। सरदार अजीत सिंह ने। जी 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 जी। तो उनकी शादी, उनकी अपनी शादी भी अलग अंदाज में हुई थी सरदार अजीत सिंह जी की भी। उनकी तो शादी नॉर्मल हुई थी, लेकिन वो 2-3 महीने बाद शादी के हिंदुस्तान छोड़ के चले गए थे। हाँ तो उनकी वाइफ अकेली रही यहाँ पे। हाँ हाँ। तो मेरे फादर जो थे, मैंने आपको बोला ना, बड़ी शायराना जिंदगी जीते हाँ थे। जी हाँ जी। अल्लामा इकबाल का एक शेर है, नहीं नशेमंद तेरा कफरे सुल्ताने बुर्ज पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। पहाड़ों की चट्टानों। इसके चक्कर में उन्होंने कभी सारा सही में घर नहीं बनाया। अच्छा, घर बनाया ही नहीं? कुछ परमानेंट कुछ नहीं बनाया। अच्छा जी। तो वो मुझे कहते थे कि तुम ये मत सोचना मैं तुम्हारे लिए कुछ छोड़ के चला जाऊंगा। हाँ हाँ। इस सब को मैं दे दूंगा किसी को। अच्छा। तुम जो बन सकते हो बन जाओ। अच्छा जी। हाँ। और उसके इस चक्कर में उन्होंने घर नहीं बनाया और वो शाहीन समझते रहे अपने आप को। शाहीन समझते रहे। बाज को शाहीन कहा जाता है। जी। तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तो वो मतलब किसी भी चीज़ से इतना इन्फ्लुएंस हो जाना कि आपकी ज़िंदगी का एक रास्ता बन जाए वो। तो ऐसे आदमी के लिए भगत सिंह की लाइफ से इन्फ्लुएंस होना कोई आम बात है, कोई ख़ास बात नहीं है। तो उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी बहुत ईमानदारी से किसी भी एक चीज़ के लिए लड़ पड़ते थे। यूपी में एक बार राय सिखों को निकालने के लिए गोविंद वल्लभ पंत ने हुक्म दिया था। अच्छा जी। तो आर्म्ड काउंसिलरी वगैरह सब लोग आए वहाँ पे। तो ही एजिटेटेड अगेंस्ट इट। अच्छा। तो उनके ऊपर मुकदमा चला दिया 326 रेलवे एक्ट में। अच्छा। और उनको जो है मुकदमा करके कि उसके उसकी सजाए मौत होती थी तब 326 में सजाए मौत होती थी। रेलवे मुकदमा आपके पिताजी पे आज़ाद भारत में चला है। वो 6 महीने तक तो हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद उनके ऊपर 20,000 रुपये इनाम चलता रहा।
आपके पिताजी पर 20,000 रुपए इनाम था। हाँ, मेरी मदर डॉक्टर एन प्रसाद के पास गई। अच्छा जी। उनको कहा भी अगर आप कहो तो मतलब आप बताओ कि ये क्यों है, वरना मैं उसको लाती हूँ, आप उसको पकड़ लो, 20,000 मुझे दो तो कम से कम मैं ही बता दूंगी कहाँ है। तो तब वो जाके 20,000 का इनाम हटा। उसके बाद ये जो 326 रेलवे एक्ट में चला मुकदमा, इसमें भी अल्टीमेटली एग्रीमेंट ये हुआ कि ना मुकदमा चलेगा, ना तुम्हें बुलाएंगे और ना तुम आना। ना तो वो सारी उम्र जो थे वो उसके अंदर एक मुजरिम रहे। जी जी, मुकदमा वापस नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। तो बट ही स्टार्टेड दैट एजिटेशन। द रिजल्ट इज दैट 6 today are still in UP. Yes, yes. Right, 6 are there and 6 are there. Because he said that ये ठीक नहीं है, ये चीज़ जो है। So he went to गोविंद बल्लभ पंडित, told him also, पंडित जी ये ठीक नहीं है। और पंडित जी को हमारी फैमिली के साथ पुराना एक्सपीरियंस भी था। एक बार भगत सिंह के पास भी गए थे जेल में, गोविंद बल्लभ पंत। अच्छा अच्छा अच्छा। उनको कहा उन्होंने कि देखो भगत सिंह, ये जो तुमने भूख हड़ताल करी है इसको बंद कर दो, जो तुम चाहते हो हम बाहर से उसके लिए पूरा इंतजाम करेंगे। तो ही हैड रिप्लाई टू हिम के पंडित जी, बर्तन को साफ करने के लिए हाथ उसके अंदर डालना पड़ता है, बर्तन बाहर से साफ नहीं होता। तो ही हैड सम एक्सपीरियंस, सो ही हैड आल्सो अंडरस्टूड कि ये चलेगी नहीं बात। तो मुकदमा जो था वो चुपके से खिसक गया। जी 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 जी। तो देखिए 1975 में जब इमरजेंसी लगी और वो नसबंदी का ऐसा देश में आतंक हुआ, आपके पिताजी इतने प्रोग्रेसिव थे कि आपने बताया कि आप 2 भाई बहन के जन्म के बाद उन्होंने नसबंदी, उस टाइम 1951 में 50 में immediately after my birth, immediately after your birth, it was easy to perform surgery. immediately after birth. हाँ, कमाल की बात है। तो आप इंडियन आर्मी में आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई? मैं पहले तो घर पे वहीं बाजपुर में ही विलेज स्कूल में पढ़ते थे। जी जी। तो देन माय फादर थॉट कि भाई इनको कहीं ना कहीं तो डालना है। हाँ। तो हमको AMU में भेज दिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम, दोनों भाई बहन को। अच्छा अच्छा। उसकी वजह ये थी, पहली इमीडिएट वजह ये थी कि ही वांटेड अस टू लर्न उर्दू। अच्छा। दूसरी बात ये थी कि उन्होंने कहा भी तुम जो बनना हो बन जाना, वहाँ पे मेरे से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। सभी एजुकेशन अवेलेबल थी। तो मैं अपनी मर्जी से 11th 12th करने के बाद मैं रुड़की चला गया। आई डिड माई इंजीनियरिंग फ्रॉम रुड़की। अच्छा। इन सिविल इंजीनियरिंग। इन सिविल इंजीनियरिंग। जी। तो 73 में आई पास्ड आउट हाँ। एंड इमीडिएटली जॉइंड आर्मी। जी 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 जी। और बहन ने क्या किया? शी डिड हर MSc in zoology and she was doing PhD. हाँ। When she got married and went to USA. जी 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 जी। And she was very active in Students Federation of India. अच्छा। Though she knew nothing about it, but अच्छा अच्छा। active. She was active. तो वो कैलिफोर्निया चली गई। California, yeah, now today is capitalist. Now she's a capitalist. She's a capitalist. तो फिर आप आर्मी में जब चले गए, वहाँ का थोड़ा सा कुछ बताएं कुछ, क्योंकि एक तो वो वीर चक्र जो आपको मिला इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो देखिए, क्योंकि मैं इंजीनियर था। हाँ जी। तो आई हैड नो चॉइस, मुझे इंजीनियर्स में कमीशन मिला। ठीक है। तो इंजीनियर्स में कमीशन मिलने के बाद मैं इंजीनियर्स में अच्छा कर रहा था, तकरीबन सारे कोर्सेज में नंबर 1 था। लेकिन मेरी इच्छा नहीं थी इंजीनियर्स में काम करने की। तो एक अपॉर्चुनिटी मिली स्पेशल फोर्सेज में जाने के लिए। जी। तो मैं 1981 में स्पेशल फोर्सेज में चला गया। रेस्ट ऑफ माई लाइफ आई सर्व्ड एज ए पैरा कमांडो ऑफिसर। जी 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 जी। तो 81 में मैं वहाँ चला गया। तो उसके बाद जब 87 में श्रीलंका ऑपरेशन चले, तो हम लोगों को मौका मिला वहाँ जाने का। तो श्रीलंका में आपने सुना होगा कि एक हेलीबोर्न ऑपरेशन हुआ था जाफना यूनिवर्सिटी में। जी 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 जी। मैं उस टास्क फोर्स का कमांडर था। अच्छा जी। तो मैं उन 103 आदमियों में था जिसको तकरीबन more than 500 people were surrounded by। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें VRC इसलिए मिला कि हम सरवाइव कर गए। वजह यह है कि देश के लिए और आर्मी के लिए ये बहुत बड़ी इंसल्ट होती अगर पैरा कमांडोज को LTT वाले खत्म कर देते। हाँ, 103 पैरा कमांडो थे, 500 थे और 500 LTT के वो मिलिटेंट्स थे। तकरीबन 500। उनसे सराउंडेड किस जगह पे थे? यूनिवर्सिटी में? यूनिवर्सिटी में एक्चुअली वी हैड बीन सेंट टू गो टू प्रोवाइड अ हेलीपैड फॉर 13 सिखलाई टू कम। ओके। एंड देन वी वर सपोज टू गो टू द बस स्टैंड। हमें ये बताया गया था तुम्हें वहाँ से गाड़ी मिल जाएगी।
वापस आने के लिए। ठीक है। तो हमने कहा भी हमें रास्ते में कुछ और भी टारगेट दे दो। उन्होंने कहा वहीं प्रभाकरन का हेडक्वार्टर है। अच्छा। जगह किसी को पता नहीं थी कहाँ है, है वहाँ भी ढूंढ लेना और उसको बर्बाद कर देना। तो हम उसको ढूंढ रहे थे। अच्छा, प्रभाकरन का हेडक्वार्टर ढूंढ रहे थे आप? हमें पता नहीं था कहाँ है, हम ढूंढ रहे थे। तो जब ढूंढ रहे तो दिन हो गया। अच्छा अच्छा। तो दिन हो गया तो फायरिंग होने लगी। जब फायरिंग होने लगी तो हमें पता लग गया हेडक्वार्टर कहाँ है। तो बाय देन प्रभाकरन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। अच्छा जी। वो 4 बजे के करीब रात को निकल गया था। अच्छा। लेकिन उसके बाकी सब लोग वहीं थे और उन्होंने धीरे धीरे और लोग भी इकट्ठे कर लिए। तो हमारे साथ 30 आदमी सिखलाई के थे जिनको के उनको हुक्म था कि आप हेलीपैड पे रहोगे। हालांकि मैंने बहुत जोर दिया, मैंने कहा तुम चलो। और नटवर सिंह जी का एक भतीजा या दामाद था कुछ। अच्छा। वीरू जी जी, नटवर सिंह जो विदेश मंत्री हुआ करते जी। तो वो उसको मैंने बहुत समझाया। मैंने कहा देखो तुम्हारा किसी को पता नहीं है ना, तुम्हारे पास रेडियो नहीं है, बात नहीं कर सकते, तो हमारे साथ चलो। कहता नहीं मुझे हुक्म है, मेरी पलटन मुझे ढूंढेगी यहाँ आके। तो वो रहा वहाँ पे। हमने उसको एक रेडियो सेट दिया, एक LMG उसके पास थी। लेकिन 10 बजे के बाद उनकी फायरिंग बंद हो गई। हम समझ गए कि ये लोग खत्म हो चुके हैं। ओहो। हम लोग उनसे ज़्यादा दूर नहीं थे, लेकिन हम लोग भी घिरे हुए थे। वो कितने? 30 लोग थे? वो 30 लोग थे, उनमें एक ही आदमी बचा था, बाकी 30 मर गए। 29 शहीद हो गए। 29 शहीद हो गए। तो हमको पता था कि अब ये खत्म हो गए। तो वो आदमी भी इधर आ गए। वो MMG जो उनके पास थी वो हमारे पर फायर करने लगी। तो हमें पता लग गया कि आगे दुश्मन जो 29 पे अटैक कर रहा था, जब हमारे ये जवान 29 शहीद हो चुके तो फिर दुश्मन ने आपको टारगेट। पहले भी यहाँ पे काफी लोग थे, वो भी सारा कंबाइंड अटैक, वो भी यहीं आ गए। तो हम लोगों के पास काफी एमिनेशन था। गलती से हमको एक टास्क मिला हुआ था कि आपको कोलंबो जाना है प्रेसिडेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अच्छा जी। तो हमने 4-5 दिन का एमिनेशन अपने पास बांध के रखा हुआ। जब हमें ये हुक्म मिला तो हमारे पास खोलने का टाइम नहीं था। तो हमने वो सारा उठा के साथ में रख लिया। अच्छा अच्छा। तो हमने कहा भी चलो हम वहाँ छोड़ देंगे उसको जहाँ हेलीपैड है। तो सिखलाई वाले इस्तेमाल कर लेंगे, हम और इशू करा लेंगे। लेकिन जब ये गोली चलने लगी तो कुछ भी नहीं छोड़ा, वहाँ पे सब उठा लिया और लेके आ गए। तो उसने हमको बचा दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि हमारे देश के लिए और पैरा कमांडोज के लिए बहुत इंसल्ट की बात होती है कि सारे के सारे मारे गए। और हम मर भी सकते थे, हमारे पास एमिनेशन ना होता तो हमारे भागने को जगह भी नहीं थी। अगर हम चाहते ही भागने तो मर भी सकते थे, लेकिन हम बच गए। वो कितनी देर चला? तकरीबन 28 घंटे। 28 घंटे तक आप 103 उधर लगभग 500 से घिरे हुए और लगातार कॉन्स्टेंटली फायरिंग हो रही है MMG से। खूब बारिश हुई, काफी कुछ हुआ। और काफी लंबी कहानी है, लेकिन हम लोगों में से आई लॉस्ट 6 पीपल डेड। अच्छा। एंड 14 वुंडेड। 14 वुंडेड। और उनके तकरीबन 60, क्योंकि वो ओपन में घूम रहे थे हमारे चारों तरफ। अच्छा। तो Mahathir himself has said that we lost about 60 people. अच्छा। The handing over, taking over of prisoners हुई। हाँ जी। So he said that we have respect only for the commando team which came. अच्छा। We suffered 60 people dead that day. तो मैं समझता हूँ कि मुझे तो VRC इसलिए मिला क्योंकि हम जिंदा रह गए। अगर मर जाते तो शायद कोई बड़ा अवार्ड भी मिल जाता, लेकिन बेसिकली इसलिए कि बिकॉज वी सर्वाइव्ड एंड वी सेव्ड द नेशन अ बैड नेम इन दैट एफर्ट। अच्छा जनरल साहब, थोड़ा सा हम आपके ताया के बारे में बात करेंगे, भगत सिंह जी के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली भगत सिंह वाज वेरी फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू पीपल। जी जी। जो उन्होंने आर्टिकल लिखा है व्हाई आई एम एन थीफ्ट, हाँ जी, उसकी भी एक कहानी है। जी जी जी। एक बड़े पुराने रेवोल्यूशनरी थे जो गदर पार्टी के थे, रणधीर सिंह जी। हाँ, ही वांटेड टू मीट हिम। तो एक मैसेज भेजा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने जवाब दिया कि मैं पतित से नहीं मिल सकता। अच्छा, पतित कह दिया, पतित कहा। हाँ। पतित से नहीं मिलता। एक आदमी जिसने अपने बाल ही कटा दिया वो सिख ही नहीं रहा। तो भगत सिंह रिप्लाई टू हिम कि मैं वो सिख हूँ जो कि इस बात में बिलीव करता है कि पुर्जा पुर्जा कट मरे कबू ना छोड़े खेत। तो कहता है अभी तो मैंने बाल ही कटाए, गर्दन कटवाने को तैयार हूँ। मुझे मेरे सिख होने में कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे दुख है कि एक संकुचितवादी आदमी के विचारों की वजह से दो रेवोल्यूशनरी थिंकिंग के आदमी मिल नहीं सके। So he came, he met him, but all the time he continued to convince him कि तुम अब मरने वाले हो, तुम सिख हो जाओ, तुम केस रख लो। So Bhagat Singh realized that no sooner he goes out, he will tell people that I had convinced him.
So he said that I must leave it in writing and I must leave an evidence जी 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 that वो क्योंकि बोल के चले गए ना घमंडी है. हाँ हाँ जी हाँ जी. So he said that I must convey my thinking. He was convinced that it is more painful to die when you know that you are not going to be reborn or you are not going to go to the Jannat. हाँ जी हाँ जी. जहाँ हीरो हूरें नहीं मिलने वाली. जी 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 जी. और मुझे पता है कि जब गले में रस्सी पड़ जाएगी तो अगले मिनट में मर जाऊंगा और दैट इज द एंड. So for me dying is much more difficult than thinking of those rosy things and living. जी 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 जी. In fact, it's very interesting that even Ashfaqullah Khan हाँ जी. has said something similar. जी जी जी. He said मुझे इस बात का दुख है कि I will not be reborn. अगर मैं हिंदू होता, हाँ. I would have been reborn. I would have fought for this country जी 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 again. again. Yes yes. So this was something which was very interesting. जो सोशलिस्ट आइडिया हैं वो भी अगर इनकी पहले की जनरेशन की बात करें, जैसे अभी आपने जिक्र किया अशफाकुल्लाह का, वो भी उस जनरेशन में जो उनकी राइटिंग्स जितना सा है तो उसमें वो भी उसी जैसे एक रिले रेस हो, और अशफाकुल्लाह भी उस समाजवाद की बात करते हैं और उसको एक बिल्कुल नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं भगत सिंह. Ashfaqullah was a totally dedicated जी freedom fighter. जी 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 जी. उनमें और राम प्रसाद बिस्मिल में इतनी गहरी दोस्ती थी और उसमें धर्म का कोई लेना देना नहीं था. ठीक बात है. उनकी आइडियोलॉजी, उनके आइडॉल के सब कुछ इकट्ठे थे. और राम प्रसाद बिस्मिल जो थे वो शायराना तबीयत के आदमी थे, लिखते थे. और अशफाकुल्लाह खान जो थे वो सूफी टाइप के आदमी थे. उनकी बेसिक थिंकिंग वाज लाइक ए सूफी और इकट्ठे थे वो. उनके आइडियाज एक ही थे. और भगत सिंह को काफ़ी उस काकोरी केस के लोगों में काफ़ी इंटरेस्ट था. उनको एक्चुअली छुड़वाना भी चाहते थे. हाँ जी हाँ जी. लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया क्योंकि उन्हें लगा कि ये बात लीक हो गई है. हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी. शिव वर्मा उसका काफ़ी जिक्र करते हैं अपनी पुस्तक में, संस्मृतियाँ में. आपकी परदादी भगत सिंह जी की दादी, उनके बारे में आता है कि जब उनके वैदिक रीति से दादाजी ने यज्ञोपवीत किया तो वो केश काटने की बात आई, दादी ने मना कर दिया कि ये तो नहीं कटे. एक्चुअली हमारी फैमिली जो थी, हमारे परदादा और दादा वो दोनों आर्य समाजी हो गए थे. हाँ जी हाँ जी. तभी भगत सिंह जी की माता जी का नाम विद्यावती है. हाँ जी. एक्चुअली मुझे उनका असली नाम क्या पता भी नहीं. इंदी, वो मैं बताता हूँ जी. घर का नाम इंदी था उनका. घर में इंदी बोलते थे. हाँ. लेकिन उसके अलावा भी नाम होता था जिसमें कौर वगैरह लगा होता. हाँ हाँ हाँ. वो नहीं पता. हाँ, घर में इंदी कहते थे. हाँ, घर में कुछ भी कहते थे, घर में पेट ने कुछ भी बचपन होगा, लेकिन इंदी क्यों कहते थे, उसके पीछे नाम क्या था वो हमें नहीं पता. हाँ. ना कभी किसी ने पता करने की कोशिश करी. एक्चुअली मेरी नानी का और मेरी दादी का दोनों का नाम विद्यावती. अच्छा. नानी भी विद्यावती थी. और दोनों के 9 बच्चे थे. तो दोनों के 9 बच्चे थे. तो वो जो थे मुझे कभी हमने पता करने की कोशिश. उसके बाद हमारी बुआ जो है शकुंतला. हाँ जी हाँ जी. और कौर, ये लोग भी नाम जो है वो उस तरह से हो गए. इनमें कौर नहीं है. हाँ हाँ. तो आर्य समाज को मानने लग गए थे. हाँ. हमारे परदादा जो थे सरदार अर्जुन सिंह. हाँ जी हाँ जी हाँ जी. वो मुंशी राम वकील के साथ हाँ जी वकालत करते. हाँ जी. मुंशी रायजादा भगत राम मुंशी राम थे वकील, उनके मुंशी थे ये जालंधर में. हाँ. उनके साथ वकालत करते. हाँ जी हाँ जी हाँ जी. दोनों जनों ने एक साथ आर्य समाजी हो गए. अच्छा. आर्य समाज में 2 शाखा होती थी. हाँ. टुवर्ड्स पैट्रियोटिज्म एंड टुवर्ड्स रिलीजन. तो एक तो उनमें से जो थे वो स्वामी श्रद्धानंद बन गए. हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी. वो उस तरफ एक्सट्रीम में पहुंच गए. हाँ जी. और दूसरी तरफ आज़ादी की लड़ाई में एक्सट्रीम में भगत सिंह आ गए. हाँ जी हाँ जी. उन्होंने अपनी नेक्स्ट जनरेशन पूरी डेडिकेट कर दी. तो वो अलग ही जिंदगी जिए. और दोनों कांग्रेसमैन थे, मेरे दादा परदादा. हाँ जी हाँ. डेडिकेटेड कांग्रेसमैन. हाँ जी हाँ. पूरा काम करते थे. ये थी बातचीत मेजर जनरल शौनान सिंह जी से. इनके परिवार के बारे में जाना, इनके पिताजी के बारे में जाना. वो भी बड़े क्रांतिकारी थे. जो फैसले उन्होंने जीवन में लिए और उनको निभाया, वो अपने आप में बड़े क्रांतिकारी फैसले रहे. और इनके अपने वो जीवन जो इंडियन आर्मी के साथ इन्होंने जिया, कैसा वो अनुभव था जब जाफना यूनिवर्सिटी में वहाँ दुश्मन के साथ वो सामना हुआ.
जनरल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और हम फिर तकलीफ़ आपको देते रहेंगे। थैंक यू।